नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत कर रहे हैं उज्जैन से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। 5 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। तो उज्जैन में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। 5 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये हम आपको दुर्घटना स्थल दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दुर्घटना स्थल की दिखा रहा है उज्जैन से, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कवासी लखमा के अनपढ़ वाले बयान पर तंज बीजेपी ने एक्सपोज कर तंज कसा है और लिखा है कि 2000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। लखमा अब खुद को अनपढ़ बता रहे हैं। इसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीना जोरी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर कवासी लखमा के साथ साथ कांग्रेस पर तंज कसा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि 2000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया और लखमा अब खुद को अनपढ़ बता रहे हैं। पहले चोरी फिर सीना जोरी। ये पोस्ट है वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के नाम से ये पोस्ट किया गया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं ईडी की रेड को लेकर कवासी लखमा का बयान। ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। बदनाम कर राजनीति करने का काम कर रही है बीजेपी। ईडी को एक टुकड़ा कागज भी नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी पैसा भी नहीं मिला। गाड़ी, बैग, अलमारी, पलंग सबकी जांच की गई। ईडी ने जांच की, 100 रुपया तक नहीं मिले हैं। अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया। कवासी लखमा ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि अधिकारियों ने उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कवासी लखमा कि ये पूरी जो कार्रवाई है ये राजनीति से प्रेरित है। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये सारा घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजाला किया, पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों को फर्जी मुठभेड़ हुआ है। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और कवासी लखमा को घेरते हुए कह रही है कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी। कवासी लखमा कह रहे हैं कि ये पूरी ही कार्रवाई ये राजनीति से प्रेरित है। हालांकि वो मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है। देखिए, भाजपा ने कवासी लखमा के उस बयान को आधार बनाया है इस तंज के लिए, जिस बयान में कवासी लखमा ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूं और उसका फ़ायदा जो है वो अधिकारियों ने उठाया, या इस वजह से जो है वो उन्होंने साइन कराया और मैं अनपढ़ हूँ इसलिए इसे समझ नहीं पाया। इस तरह का उन्होंने मिला जुला बयान दिया था और उसे लेकर भाजपा ने ये तंज कसा है। और भाजपा कह रही है कि पहले चोरी और फिर सीनाजोरी, और इसके साथ साथ 2000 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में कहीं न कहीं घेर भी रही है कवासी लखमा को भी, कांग्रेस पार्टी को भी। और जिस तरह से पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया है, उसमें कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ कवासी लखमा के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। हालांकि अभी भी कवासी लखमा जो है वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है और विधानसभा में उन्होंने मामले को उठाया था किसी, और उसकी वजह से इस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, ये उनका आरोप है। लेकिन कमोबेश अगर हम कहें तो जिस तरह से शराब घोटाला पिछली सरकार के दौरान सामने निकल के आया था और उस मामले में
कई सारे लोग जो हैं रडार पे ईडी के आए थे, मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा कुछ लोग जेल में हैं और अभी भी ईडी उसमें जांच कर रही है, और उस सिलसिले में ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की थी और डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद होने की बात कही जा रही है। तो आने वाले वक्त में इस मामले में भी कई सारे अन्य और रोचक और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में राजनीति फिजा जो है वो छत्तीसगढ़ के इस मामले पे अभी भी गरमाई हुई है। बिल्कुल, राजनीति तो गरमा रही है और लगातार वार पलटवार हो रहे हैं सत्यप्रकाश, लेकिन एक तरफ कवासी लखमा का ये कहना कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, दूसरी तरफ उनका ये मानना कि घोटाला तो हुआ है, अगर घोटाला हुआ है तो जांच भी होगी, तो फिर इसमें राजनीति कैसी? बिल्कुल, देखिए, और ईडी ने पूछताछ जब की तो ईडी के पूछताछ में क्या जिस तरह के बयान कवासी लखमा दे रहे हैं उस तरह की ही बातें उन्होंने बताई। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं और बयानों से ये परिलक्षित हो रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाला किसी न किसी स्तर पे तो हुआ है। तो क्या इस तरह के बयान दिए गए हैं, ईडी ने अगर पूछताछ की है उनसे तो। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उमेश जी, कवासी लखमा एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया अधिकारियों ने, और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये कार्रवाई करवाई जा रही है, ये भी आरोप लगाया है। देखिए, जिस प्रकार से उनका बयान लगातार निकल करके आ रहा है, एक तो उनकी अनपढ़ होने को लेकर के उनको अधिकारियों के द्वारा फंसाने का जो आरोप है, और दूसरा चुनाव से इसको जोड़ करके, ये दोनों ही बयान अपने आप में कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करते हैं कि एक प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरा राजनीति से प्रेरित होकर के राजनीतिक आड़ लेने का प्रयास इस प्रकार से बयान दे करके कवासी लखमा जी कर रहे हैं। क्या माननीय पूर्व मंत्री आबकारी कवासी लखमा जी इस बात को स्पष्ट करने की जहमत उठाएंगे कि जब 5 वर्ष बीत गए, उनका कार्यकाल चला गया, तब वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? जब हम कहते थे, और ये भी कह रहे हैं कवासी लखमा की ईडी को कुछ नहीं मिला, 100 रुपए तक नहीं मिले, पलंग भी छान लिया, कार भी छान ली, पूरा घर छान लिया, कुछ नहीं मिला, एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। तो उनके ही बयान में विरोधाभास है। फिर जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं कि मुझको फंसाया गया, फिर कह रहे हैं कि ईडी को कुछ नहीं मिला, तो पहले खुद ही स्पष्ट कर लें कि क्या वो चाहते क्या है और क्या वो बयान दे रहे हैं। चलिए, मैं इसमें क्लियरिटी ले लेती हूँ। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्यप्रकाश भी हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, आपको कोई सवाल लेना हो तो आप आगे बताइएगा। फिलहाल मैं धनंजय जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी पोस्ट के जरिए आप पर तंज कस रही है, फोटो दोनों का लगाया है, भूपेश बघेल का भी फोटो है, कवासी लखमा का भी है, और बड़ी बात कही गई है कि पहले चोरी फिर सीनाजोरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो नरेंद्र मोदी जी से पहले पूछताछ करवाना चाहिए कि उनकी ईडी, सीबीआई, आईटी जो इतने दिनों से जांच कर रही है शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, न जाने कितने प्रकार के घोटाले का आरोप लगाए हैं, तो अब तक उसमें तथ्य प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए हैं? इनको तो पहले जवाब देना चाहिए। अगर घोटाला था तो 1.5 साल से अधिक हो गए जांच को, अभी तक किसी प्रकार से कोई तथ्य नहीं पहुंचा है, और न्यायालय ने कई बार ईडी को फटकार लगा दिया है। अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, और विष्णुदेव साय की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है, फिर ईडी पहुंच चुका है। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हुआ करता था पहले, अब ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिजाइनर हो गया है। ईडी छापा मार कार्रवाई करती है, भाजपा नेता बयान देते हैं। अच्छा धनंजय जी, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ? भाई ये तो ईडी बताए ना, जो आरोप लगाए थे वो बताए कि उन्होंने 1.5 साल में क्या किया है। और जो कवासी लखमा कह रहे हैं, कवासी लखमा तो निर्दोष व्यक्ति हैं। ये तो ऐसा हो चुका है कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा, उसके घर में। अच्छा, कवासी लखमा निर्दोष व्यक्ति हैं। उनके टाइम पर वो आबकारी मंत्री थे, उनके टाइम पर शराब घोटाला हुआ, कवासी लखमा कह रहे हैं कि उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाया गया, और आप कह रहे हैं कि कवासी लखमा निर्दोष हैं। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, कवासी लखमा जी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। अब ईडी वहां पर जाके क्या चीज वहां पे डिस्प्ले की है, क्या चीज वहां पे प्रोजेक्ट की है, और उसको कैसे बताएंगे ईडी कवासी लखमा जी? ठीक है धनंजय जी, आप रहिए। सत्यप्रकाश, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, किससे सवाल है बताइए। मेरे 2 सवाल है। पहला तो धनंजय जी से है, फिर उमेश जी से एक सवाल लूंगा। धनंजय जी, सवाल यही है कि कवासी लखमा निर्दोष आप कह रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि कोई दोषी है, ये घोटाला हुआ है? क्योंकि वो तो अधिकारियों की ओर इशारा कर रहे हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के नेताओं का चरित्र हनन करने का काम कर रही है। मैं बोल रहा हूँ ईडी, सीबीआई और आईटी क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि जो आरोप जो लगाया गया है उसे सबूत नहीं ढूंढ पा रही है। मतलब कोई आरोप, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीतिक बयान दिए हैं, ईडी को भेज दिए हैं। ये तो भारतीय ठीक है सत्यप्रकाश, वक्त की कमी है इसलिए मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। धनंजय जी आपका भी शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया और सत्यप्रकाश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं शहडोल में जबरन धर्मांतरण का खेल, आदिवासियों के धर्मांतरण की कोशिश, पैसों का लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश की गई। रीवा से आए मिशनरियों पर आरोप लगे हैं, विरोध के बाद वापस लौटे मिशन के लोग। पुलिस ने आदिवासियों को समझाया भी है। तो शहडोल से एक खबर है जहां पर आरोप ये लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहां पर जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की है, पैसों का लालच देकर आदिवासियों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। और रीवा से ये लोग आए थे, विरोध किया गया तो वापस लौट गए हैं। पुलिस ने अब आदिवासियों को भी समझाया है। बंसल मोहल्ले पर रीवा से आए हुए कुछ क्रिश्चियन मिशनरी के लोग जो हरिजन आदिवासी मोहल्ले में जाकर उनको चंद रुपए का लालच देकर उनको खिला पिलाकर धर्मांतरण कराते हैं। ऐसे लोग आज हमारे बंसल मोहल्ले में आए हुए थे। हमको ग्रामीण जनों से जानकारी मिली, साथियों के साथ वहां पहुंचे और उनको रोके और थाने को सूचना दी। वहीं ग्वालियर से खबर है, नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, पड़ोसी ने नाबालिग को मुर्गा भी बनाया। 8वीं क्लास में पढ़ता है नाबालिग, छत से कपड़ों की चोरी की ये आरोप है। पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत की, पड़ोसी समेत 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छत से कपड़े चोरी करने का आरोप लगाया गया एक नाबालिग पर और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और यहां तक कि उस नाबालिग को मुर्गा भी बनाया गया। यही है वो पीड़ित नाबालिग, आप देख सकते हैं कि उसको इतना मारा गया है कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। 8वीं क्लास में ये पढ़ता है और आरोप ये लगाया गया इस बच्चे पर कि इसने छत से कपड़ों की चोरी की। बॉल से खेल रहा था तो बॉल दूसरी छत पे चली गई। उसके बाद वो लड़की ने देखा उसको छत पे, तो कॉलर पकड़ के नीचे लेके गई, इसको मुर्गा बनाया, बेल्ट से लेजमों से इसकी पिटाई लगाई और इससे रस्सी से इसके पैर बांधे गए। फिर उसने एक लड़के को बुलाया, उसका नाम है यश कुशवाहा, उसने इसको भी मारा बहुत। 1 घंटा कमरे में बंद रख के इसकी बहुत पिटाई लगाई है। मुरैना में दबंगों का आतंक, युवक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, बिजली का तार डाल रहे युवक से मारपीट की गई है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप है। बजरंग नगर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मुरैना से ये बड़ी खबर, जहां दबंगों का आतंक देखा गया है, उसी की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जहां युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। हमारे सहयोगी करतार सिंह मुरैना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, दबंगों का आतंक मुरैना में, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को निशाना बनाते हैं और जमकर मारपीट करते हैं। बजरंग कॉलोनी का मामला है, सिविल लाइन थाने इलाके में पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति बिजली का तार डालने पहुंचता है। इसी बीच उसको तार नहीं डालने दिया जाता और उसे खंबे से पटक दिया जाता है, फिर उसको जमकर पीटा जाता है। हालांकि उसने भी बचाव में एक लाठी निकाली, उसने भी अपना बचाव किया, लेकिन वो दूसरा जो पक्षता ज्यादा संख्या में था, जमकर काफी देर तक वहां लाठियां चलती रही, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया। वीडियो वायरल भी होता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस में आवेदन जरूर पहुंच गया है, पुलिस जांच की बात कर रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से वीडियो सामने है, मारपीट हो रही है, युवक पिट रहा है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं की। इससे पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि पुलिस आखिर इन मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करती। निश्चित तौर पर ग्वालियर में भी यही हुआ। ग्वालियर में एक छोटे से बच्चे को पीटा गया, उस पर आरोप लगाया गया कि छत से उसने चोरी कर लिए कपड़े।
देखिए ग्वालियर का मामला बहुत छोटा सा मामला था। एक बच्चा खेल रहा होता है बेचारा और छत पे बॉल चली जाती है, बॉल लेने गया, उसी दौरान जो मकान मालिक था वो उसको पकड़ लेता है और चोरी का आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई करता है। ये भी कहीं ना कहीं बेरहमी देखने को मिली, जैसे छोटे से मासूम बच्चे को इतना ज्यादा पीटा, उसको घर में बंधक बना लिया, जमकर मारपीट की, उसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में कार्रवाई होंगी। ठीक है कतार, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। ये छोटे केसेस जरूर हैं, लेकिन इन मामलों में भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, तभी दबंगों के मन में थोड़ा बहुत डर बैठ पाता है। दुर्ग जिले में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। पुरैना गांव में डायरिया के 8 मरीज मिले हैं। 2 लोगों को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक बुजुर्ग महिला की मौत की भी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आप भी अपना ध्यान रखें। हालांकि इस मौसम में इस तरह की शिकायतें बहुत कम होती हैं, लेकिन दुर्ग जिले में आखिर क्यों डायरिया फैल रहा है, ये भी जांच का विषय है। पुरैना गांव का ये मामला है जहां पर डायरिया के अभी तक 8 मरीज मिल चुके हैं। हमारे सहयोगी हितेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेश, इस मौसम में ज्यादातर डायरिया की खबर आती नहीं है, लेकिन इस गांव में ऐसा क्या है कि इतने लोग बीमार हो रहे हैं? डायरिया पैर पसार रहा है। इस बार जो मामला है वो दुर्ग जिले के पुरैना से सामने आया है, जहां 8 मरीज डायरिया से पीड़ित बताए गए हैं, जिसमें 2 लोग जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। तो वही एक बुजुर्ग महिला है, संदिग्ध है हालांकि उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसको अन्य भी रोग थे, उसकी जांच की जा रही है। तो वही बाकी जो 6 लोग हैं उनका घर पर ही रखकर उनको इलाज किया जा रहा है। देखिए, इस पुरैना गांव में जो पाइपलाइन बिछी है पानी की, वो नालियों के अंदर से गई है और नालियों के बीच से गई है। तो पतासाजी करने पर यह पता चला है कि किसी स्थान पर ऐसा हुआ है कि वो पाइप जो है वो लीकेज हो गया और पीने का जो पानी की जो पाइपलाइन है उसमें नाली का पानी मिल गया। उसे ही लोग पिछले 2-3 दिनों से पी रहे थे, जिनके तो अभी कोई ऐसा इंतजाम किया गया है ताकि लोग वो गंदा पानी ना पिए? कोई ऑल्टरनेट कुछ रखा गया है? जी देखिए, बिल्कुल जो पाइपलाइन है वहां से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और टैंकर के माध्यम से और हैंडपंप जो लगे हैं गांव में, वहां से जो लोग पानी पी रहे हैं। और पूरे जो ग्रामीण है जिस वार्ड में ये डायरिया फैला है, वार्ड नंबर 39 का ये पूरा मामला है, वहां पर जो 2-3 जो इलाके हैं, जो गलियां हैं, वहां की जो पाइपलाइन को काटा गया है और अल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम के द्वारा वहां पर की गई है और टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई की जा रही है। ठीक है हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।